हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं 10 MCQs बुलेटिन क्लास 12th के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। आज के जो MCQs हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। ये कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड ऑप्शन इज मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड हो गया बोथ और डी हो गया नन ऑफ दीज। अब ये जो क्वेश्चन है ये वो बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अपने साथ जिन्होंने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चों फिर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उनको पता है यार, हाँ चार्ज फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल। तो हमने जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ी है चैप्टर 1 में, लेकिन ये सच नहीं है। चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना बच्चों, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो दोनों का ही प्रभाव, दोनों का ही इफेक्ट उसमें बराबर रहता है। तो जो आंसर इज, द आंसर विल बी सी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्योंकि जब आप थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर तक पहुंचोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड वेरियस अदर टॉपिक्स लाइक एम्पियर सर्किटल लॉ, कि चार्ज का जितना इफेक्ट आपका फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही है, वैसे फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी भी एक फोर्स होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इंप्लाइज डेट। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या इंप्लाई करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक बता दूं, कभी भी पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी में बढ़ जाते हैं इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव घट गया। और अगर किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स घट जाते हैं तो अब उसमें से नेगेटिव चार्ज घट गया तो पॉजिटिविटी तो बढ़ गई, तो इसलिए कहते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, चार ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे। देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी। बी ऑप्शन इज देयर इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज। देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज लाइज इन द आउटर रीजन। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कुछ भी लिख रहे हैं। डी ऑप्शन इज नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए। और आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो MCQs के सच में आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो, आई रियली अप्रिशिएट इट। करना चाहिए, हमें नहीं मतलब होना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है, क्योंकि जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है उसके बारे में फिर कोई नहीं सोचता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है, आपका चार ऑप्शन आपके सामने, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ऑप्शन आपने सोच लिया होगा, सोच लिया तो कमेंट में आंसर जरूर करके बताना, और साथ के साथ 10 में से कितने ऑप्शन सही बैठ रहे हैं ये भी बताना। तो चलिए चेक करते हैं हमारा आंसर। आंसर इज बी, और होना भी यही था, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी होगी वो क्या बता रही है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये बता रही है कि उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा है। और पॉजिटिव ज्यादा कैसे है पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई सडन। पहले सपोज करो 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन थे, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 प्रोटॉन्स दोनों बराबर थे। आपने सडनली 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन 20, तो 10 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 20 प्रोटॉन भारी हो गए, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब बैक करके 10 सेकंड दोबारा सुनना क्या बोला मैंने, ठीक है, कि पॉजिटिवली चार्ज सडनली बढ़ गए, तो सडनली वो नहीं बढ़े हैं, सडनली इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन। अगर किसी बॉडी को आप इंडक्शन देखो ना, इंडक्शन एक तरीके का ना इल्यूजन होता है, मतलब कि सडनली कोई एक बॉडी से कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, आप बस पास लेके आते हो, ठीक है, तो जो उस पे चार्ज होते हैं वो ऑपोजिट चार्जेस जो है वो जनरेट कर देता है, इंड्यूस कर देता है, ठीक है, वो कभी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्जेस नहीं होता इंडक्शन में। तो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन देन द बॉडी बिकम्स न्यूट्रल, does not lose any charge, losses whole of the charge on it, losses part of the charge on it। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप लोग अपना MCQ में इसका आंसर सोच लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, या फिर कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में नोट करते हुए चलिए। सो द करेक्ट आंसर इज
बी डज नॉट लूज एनी चार्ज। जब कोई बॉडी इंडक्शन से चार्ज हो रही है, इंडक्शन मतलब एक नेगेटिव प्लेट मेरे लेफ्ट हैंड में है, उसको राइट में मेरा एक राइट वाली जो प्लेट है ना वो न्यूट्रल प्लेट है, वो न्यूट्रल है, लेफ्ट वाली नेगेटिव चार्ज प्लेट है। नेगेटिव चार्ज प्लेट को मैं न्यूट्रल प्लेट के पास लाऊंगा तो नेगेटिव की वजह से दूसरे वाले हाथ में जो न्यूट्रल था वो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा। तो नेगेटिव ने कोई चार्ज लूज थोड़ी ना किया है, उसको दे थोड़ी ना दिया है, वो तो कुछ दूरी पर है। देर इज सर्टेन गैप बिटवीन टू प्लेट्स, सो देर इज नो नेट लॉस ऑफ द चार्जेस। कोई लॉस नहीं हो रहा है चार्जेस का, केवल आप नियर बाय लेके आ रहे हो, पास लेके आ रहे हो, तो पास लाने की वजह से देर इज अ मूवमेंट इन द, ठीक है, जस्ट इंडक्शन ऑफ द चार्जेस, देयर इज नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट नहीं है, इसलिए कोई चार्ज लूज नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है उसने लूज करा उसने गेन करा, नहीं, वो पास में आया, उसकी जैसी पोलैरिटी थी, नेगेटिव पोलैरिटी थी, तो दूसरे वाले ने पॉजिटिव पोलैरिटी बना ली, तो किसी भी चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। नेक्स्ट हो गया टू स्फेयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास आर गिवन इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रिस्पेक्टिवली देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग इज। दो स्फेयर थे, दोनों के मास सेम है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। ठीक है, दोनों के जो आपके स्फेयर हैं, दोनों का जो वो है आपका, वो सेम मास है। अब जब सेम मास होगा, ठीक है, दोनों के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, वो भी इक्वल है, तो उनका मास क्या होगा आफ्टर चार्जिंग। आपने दोनों को चार्ज करा, ठीक है, एक को पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज दिया। ठीक है, अब उनका मास क्या हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग। आंसर इज सी, बी का मास ज्यादा हो जाएगा ए के मास से। अब बच्चों समझ के देखना कि हुआ क्या है एक्चुअली। हुआ ये है, ठीक है, आपने ए और बी को बराबर बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दिए। ठीक है, मतलब अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे दिए जाते हैं समझना जरा। ठीक है, एक स्फेयर है, उसको पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, कमी कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं और दूसरे में क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज डाल दिया बी वाले स्फेयर में, और बी नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, उसमें भर दिए हैं आपने इलेक्ट्रॉन्स। तो बी वाले स्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स बल्क में डाल दिए हैं, एक्सेस में डाल दिए हैं। और ए पॉजिटिव चार्ज कैसे बना, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए, चिट भी अपनी पट भी अपनी, वो वाला हिसाब किताब हो गया। ए में ए पॉजिटिव स्फेयर कैसे बना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए। किसी चीज में से कुछ चीज अंदर से बाहर निकालोगे तो खाली तो हो गया वो, बस पॉजिटिव चार्ज ही तो बचा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो सारे निकाल दिए और वो निकाल के बी में एक्स्ट्रा भर दिए, क्योंकि बी को नेगेटिव बनाना है, तो जो मास होगा वो बी का ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे सर्कल कर लीजिए, कॉपी में लिख रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। Two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance d and the force acting between them is F। दो चार्जेस Q1 Q2 डिस्टेंस पर थे, ठीक है, वैक्यूम के केस में d डिस्टेंस पे थे, तो वैक्यूम का फॉर्मूला अब आपको पता चल गया है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो वैक्यूम के बीच में जो फोर्स है वो F है। इफ अ मीडियम, अब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सपोज मैंने अब कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो 4 है, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी। अब आपको मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक लगता है सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है, सबको ही फॉर्मूला पता है कि क्या फॉर्मूला लगाना है क्या नहीं लगाना है, दोनों फोर्सेस के रेशियो आपको पता है, तो द आंसर विल बी सी। कैसे हो जाएगा सी, एफ नॉट फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के होता है। इफ यू आर फेमिलियर विद इट, एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू के होता है। तो एफ नॉट हो गया वैक्यूम में, एफ एम हो गया मीडियम में, इज इक्वल टू के हो गया 4। एफ एम को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, तो फोर्स इन मीडियम एफ एम इज इक्वल टू एफ बाय 4, तो आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सिमिलर स्फेयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड नेगेटिव क्यू चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंसेस। इस सवाल को आराम से 0.75 स्पीड पे पढ़ना, ठीक है। तो दो चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू थे जो लग रहे थे, एफ फोर्स उनके बीच में लग रही थी, ठीक है। अगर उन दोनों स्फेयर्स के मिडल पे, ठीक है, हमने कोई अनदर सिमिलर स्फेयर रख दिया जिसका चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है, जिसका चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो बीच पर जो बड़ा क्यू आपने बिठाया है, प्लस क्यू जो बीच में बिठाया है,
ठीक है, उन दोनों प्लस क्यू माइनस क्यू देखो एक एक कोने में थे, उसके बीच में आपने प्लस क्यू बैठाया, तो उस पे अब जो फोर्स लगेगी वो दो चार्ज की वजह से लगेगी, लेफ्ट वाले की वजह से भी राइट वाले की वजह से भी। तो कहाँ लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी? तो चलिए आपके सामने डायग्राम आप लोग खुद बनाइए, मैं तो बना के लाया ही हूँ आपके लिए यहाँ पर, एक बार खुद से ट्राई करिए, क्योंकि हर आंसर अगर आप देख लोगे ना तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, वो फील नहीं आएगी अंदर से कि हाँ भाई कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे आंसर हो जाएगा सी। अब होगा कैसे उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इधर देखो, लेफ्ट वाले में प्लस क्यू चार्ज था और बिल्कुल राइट में माइनस क्यू चार्ज था, पूरे बीच का डिस्टेंस था आर। तो पहले फोर्स लग रहा था जो उन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा था लेफ्ट और राइट वाले में, जो बिल्कुल लेफ्ट बिल्कुल, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब उसके बाद बोला था एफ फोर्स लग रहा था बीच में ना एक प्लस क्यू चार्ज बैठा दो, आपने r/2 डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज बैठा दिया। अब देखो, अब प्लस प्लस की वजह से फोर्स बाहर की तरफ रिपेल करेगा, देखो FA लिखा हुआ है बच्चों, FA लिखा हुआ है, राइट की तरफ लगेगा, और प्लस माइनस की वजह से भी पॉजिटिव अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा माइनस की तरफ। तो प्लस क्यू जो लेफ्ट में है उसकी वजह से भी बाहर निकल रहा है FA इधर ही, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो उस पर फोर्स लगेगी वो भी उसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगी माइनस क्यू की वजह से वो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करके क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, राइट साइड में। तो नेट जो आपका फोर्स निकलेगा एफ नेट इज इक्वल टू FA प्लस FC। डायरेक्ट सम क्यों करा, फिर सुन लो मेरी बात, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस के डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड में है, दोनों फोर्स के डायरेक्शन राइट साइड में है, तो डायरेक्टली आप सम कर दोगे, तो सम करा FA प्लस FC और के क्यू स्क्वायर बाय, अब के क्यू स्क्वायर लगाना है आपको इस प्लस क्यू के बीच में, तो के क्यू स्क्वायर बाय r/2 का स्क्वायर। ठीक है, पहले AB के बीच में लगाया, AB क्योंकि बीच वाले पे लगाना था ना, AB पे, फिर लगाया BC पे कि B पर कितना फोर्स लगा रहा है C की वजह से, और A कितना फोर्स लगा रहा था B पर। तो AB और BC निकाला, के क्यू स्क्वायर डिस्टेंस हाफ हो गया था, तो r/2 स्क्वायर, सो द न्यू फोर्स विल बी 8F। नई फोर्स 8F है, और वो किस तरफ लग रही है, डायरेक्शन आप खुद देख लीजिए, दोनों ही फोर्स कहाँ लग रही है, माइनस क्यू की तरफ लग रही है बच्चों। आपको काफ़ी जगह ऐसा भी लगेगा कि आपका जो आंसर है वो 0 आ सकता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बट दोनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन एक साइड है, 0 नहीं होगा आंसर। ठीक है, FA भी राइट में लग रहा है, F, ठीक है, और जो फोर्स ड्यू टू A, फोर्स ड्यू टू C, दोनों ही राइट में लग रहे हैं, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो सम कर दिया, और जो नेट फोर्स आई है वो इधर देखिए के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर थी, यहाँ 8 की के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर थी, सो इट विल बिकम 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इक्वल चार्जेस Q, ये 27 हो गया, ये 7 था यहाँ पे। ठीक है, 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ABCD ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ A। 4 चार्जेस आपके ABCD पर बैठे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेम चार्जेस हैं। फोर्स पूछ रहे हैं B पे कितना लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। आप इसे NCERT लेवल के लिए बोल लो या मेंस लेवल के लिए बोल दो, सब पे चल जाएगा ये सवाल, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अब मुझे निकालना है किस पे है फोर्स, मुझे निकालना है फोर्स B पे। मुझे B पर फोर्स निकालना है, तो B पर A भी लगा रहा है, D भी लगा रहा है, C भी लगा रहा है। तो A B पर लगाएगा तो बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेगा बाहर की तरफ। B C पर लगाएगा बाहर की तरफ, D B पे लगाएगा वो भी बाहर की तरफ। तो बच्चों ये क्लास में हुआ सवाल है, इसमें 3 डायरेक्शंस बनेंगी। A की तरफ से जो B है उधर बाहर राइट में, C की वजह से B पर ऊपर की तरफ, D की वजह से B पर डायगनली बाहर की तरफ। चारों में से कोई एक ऑप्शन 110% आएगा ही आएगा। ये है चॉकलेट क्वेश्चन। थोड़ा सा हिंट, मैं आपको आंसर तो समझा ही दूंगा, लेकिन जो बच्चे यहीं पर वीडियो पॉज करके खुद कर लेंगे और फिर अपना आंसर मैच करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इधर देखिए बच्चों, ये मैंने आपको सीधा साधा क्वेश्चन दे दिया सॉल्व करके। A की वजह से फोर्स बाहर की तरफ निकलेगी, C की वजह से ऊपर की तरफ निकलेगी, D की वजह से आपका इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, डायगनली बाहर निकल जाएगी। अब A और C तो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ तो वेक्टर सम का फॉर्मूला लग जाएगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बीच में से ही काटता हुआ जाएगा। तो FD की डायरेक्शन भी वही है, तो FD के साथ वो डायरेक्टली सम हो जाएगा। FA और FC दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से। FA FC का रिजल्टेंट बीच में से काटता हुआ जा रहा है FD, तो FA FC से जो दोनों को सॉल्व करके जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसको FD के साथ प्लस करा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा।
और आप मुझे चेक करके बताएंगे कि इस सवाल का आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज। ये 1 मार्कर में, एमसीक्यूज में, हर उसमें आपसे पूछा जा रहा है आजकल कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मेटल के लिए वो कितना होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल के लिए होता है बच्चों वो होता है इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, चार्ज सरफेस पे लाई करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है वो मेटल के लिए बच्चों इनफाइनाइट होता है। रीजन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल और एनी कंडक्टर इज 0। उसके बाद अगला सवाल आता है आपका, एक सिलेंडर था जिसका रेडियस था r, उसकी लेंथ है l, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस। जैसे सिलेंडर रखा हुआ है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब देखो डायग्राम नहीं है सवाल में, लेकिन मैं आपको फिर भी बना के दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और हर क्वेश्चन को 2 बार बना लेना, क्योंकि 2 बार बनाने के बाद वो आपके जहन में उतर जाता है, आपकी आत्मा से मिलाएगा वो सवाल एक बार जाके। तो a cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. The total flux for the surface of the cylinder is given by 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन की बात तब करूंगा जब मैं आपको थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। तो ये देखिए बच्चों, ये रहा सिलेंडर। सिलेंडर की जो एक्सिस है, मतलब हॉरिजॉन्टली सिलेंडर रखा हुआ है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस काम कर रही है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी बाहर की तरफ निकल रही है, लेफ्ट टू राइट दिख रहे हैं आपको एरोज, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसी बाहर निकल रही है, और सिलेंडर भी उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। बच्चों सरफेस जो फ्लक्स निकालना होता है, फ्लक्स निकलता है 3 सरफेस पे। बहुत क्वेश्चंस हमने ऐसे बना रखे हैं, फ्लक्स निकलेगा 3 सरफेस से। ठीक है, जो भी आपके टोटल ओपन सरफेस होंगे। तो एक बार तो बी वाला सरफेस हो गया, कि बी वाले सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल बाहर निकलता है, नॉर्मल निकालते हैं ना, नॉर्मल टू द सरफेस। तो एक बी वाला सरफेस हो गया, एक ए वाला सरफेस हो गया, ए वाले सरफेस से एरो इधर जा रहा है, और एक ऊपर जो ब्लैक कलर के मैंने यहाँ पे शेड हो रखा है सी सरफेस, जो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब समझिए कि हुआ क्या। अब हुआ ये कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फ्लक्स निकालने गए। अब आप टोटल फ्लक्स निकालने गए, ठीक है, सी सरफेस की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, सी सरफेस की वजह से टोटल जो फ्लक्स है, कर्व्ड सरफेस जो है सी। अब सरफेस ऑफ सिलेंडर की वजह से टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स बच्चों इधर देखो, नॉर्मल जो सी पॉइंट से जो नॉर्मल निकल रहा है, सी पॉइंट से जो नॉर्मल निकल रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पर एरो आपका ये आ रहा है, एरो देख सकते हैं आप, ये सी सरफेस से नॉर्मल ऊपर जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। ये नॉर्मल ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है मैं तो आगे जा रही हूँ एक्स एक्सिस में। तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? EDS cos 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आगे की तरफ, नॉर्मल निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो EDS cos 90 हो जाएगा, और cos 90 आंसर को 0 बना देगा। अब आप कहेंगे कि सर ये जो B और A वाला सरफेस में क्या हुआ? अब देखो B की सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है, ठीक है, और सरफेस परपेंडिकुलर, सरफेस बनाओगे परपेंडिकुलर, वो भी बाहर की तरफ निकलेगा, तो इसमें cos 0 रहेगा। बी से सरफेस नॉर्मल भी बाहर निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकली, पैरेलल हो गए, दोनों बाहर निकल रहे हैं, तो cos 0। बट मैं एक चीज़ फिर पूछूंगा आपसे कि जब आप पीछे की तरफ निकालोगे नॉर्मल, ये ए वाला नॉर्मल पीछे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नॉर्मल पीछे, cos 180 हो जाएगा, cos 180 इज -1। अब आगे वाला cos 0 था, पीछे वाला cos 180 था। एक सिंपल सी मुझे बात बता दो, EDS cos 0 डिग्री, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है नीचे एग्जाम्पल में, phi a प्लस phi b प्लस phi c। तो phi a कितना होगा? phi a होगा EDS cos 0 या EDS cos 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है राइट की तरफ, A है लेफ्ट की तरफ, तो अपोजिट एंगल हो गए ना, नॉर्मल निकल रहा है A से बाहर नॉर्मली, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है राइट में, तो ये हो जाएगा आपका cos 90, ठीक है, cos 90 cos 180 माइनस में आ जाएगा आंसर। बी की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में निकल रही है, मैग्नेट, और जो आपका वो है फ्लक्स जो है नॉर्मल जो है वो भी इसी डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, ये हो जाएगा cos 0, पैरेलल का केस है। तो cos 180 से -1 हो जाएगा, और cos 0 से 1 हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कट गए, ए और बी तो कट ही गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। phi सी ने तो झंडे गाड़ दिए, सी तो नॉर्मली ऊपर निकाल रहा है, नॉर्मली ऊपर निकाल रहा है, ई आगे जा रहा है, 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 की वजह से 0 हो गया। तो यहाँ लिखा भी हुआ है फ्लक्स थ्रू सरफेस ए
ई इंटू पाई आर स्क्वायर और बी माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे ज़्यादा डिटेल अब कुछ नहीं हो सकता बच्चों। बी की वजह से जो फ्लक्स है वो एक इन्होंने माइनस में लिया हुआ है, एक इन्होंने प्लस में लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हो। आप बी वाले को प्लस में मानना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर से निकल रही है और फाई आपका फ्लक्स जो होगा कॉस 0 हो जाएगा राइट में। लेफ्ट वाले पे निकालोगे तो कॉस 180 कट जाएगा और सी पर तो 90 डिग्री हो गया, आंसर खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज आर की पावर 0। ये भी क्लास में करा हुआ टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड ही ना करे। बहुत बड़ी आर की पावर है, ये डिग्री नहीं है। आर की पावर 0 रेडियस पे इंडिपेंडेंट किस केस में होता है? देखो डाइपोल के लिए फॉर्मूला है, सबको पता है, एक्सियल इक्वेटोरियल। पॉइंट चार्ज k3/r²। लाइन चार्ज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ फोर्थ λ/2πε0r उसमें भी है। प्लेन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज जिसमें σ/ε0 σ/2ε0 जो आप निकालते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती, इन विच केस अ प्लेन इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑप्शन हो गया सी। इसी के साथ आज का सेशन एमसीक्यू बुलेटिन 10 क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए और ऑलवेज कीप लर्निंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।